कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट और हाई कोर्ट के नीचे कौन कर रही है, डिस्ट्रिक्ट अदालत है वो कर रही है। जो ये क्या करेगी, जिले में दायर मुकदमे की सुनवाई करेगी, जिले में नीचे तहसील में कोई मामला चल रहा है तो उसकी ये कार्य जांच करेगी, निचली अदालतों के फैसले पर की गई अपील की सुनवाई करेगी, और गंभीर किस्म के आपराधिक मामलों के ऊपर भी फैसला कौन देगी, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो एक तरह से करेगी। अधीनस्थ अदालतें फौजदारी और दीवानी मुकदमों की जांच है वो करती हैं, यानी फौजदारी एक तरह से आपका क्रिमिनल है, क्रिमिनल कोई मामला है, अपराध का है वो कोई मामला है तो फौजदारी होगा, और दीवानी यानी जो सामान्य किस्म के मामले हैं जैसे कोई ज़मीन का वाद विवाद का मसला आ जाता है, इस तरह के जो मुकदमे आते हैं वो दीवानी होते हैं, तो इनकी वो अधीनस्थ कोर्ट करेगा, यानी तहसील कोर्ट है सबऑर्डिनेट कोर्ट करेगा। तो ये किस श्रृंखला में चल रही, एक सीक्वेंस से चल रही, कैसे चल रही है, एक सीक्वेंस है वो चल रही है कि सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे हाई कोर्ट जैसी काम कर रही है संस्था, हाई कोर्ट के नीचे है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जैसी कर रही है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे है वो तहसील कोर्ट जैसी है वो संस्था काम कर रही है। इसका मामला यहाँ पर सुनवाई होगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मामले की हाई कोर्ट में होगी, हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के काम की जांच कर सकता है, हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जांच कर सकता है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो तहसील के काम की जांच कर सकता है। तो ये बेसिक एकीकृत व्यवस्था एक ही ढांचे में है वो काम करती है। तो हमारी जुडिशरी की व्यवस्था कैसी है, एकीकृत रूप से काम करती है। अब बात आगे हमारी आएगी कि साहब ये काम क्या करता है, इतनी देर से करे आपने कहा साहब ये इस तरह से वो नियुक्ति होती है, इस तरह से हटाने की होती हैं, इस तरह से प्रोसीजर होता है, लेकिन अब कहोगे सर ये काम क्या क्या करता है, उनके ऊपर है वो बात करेंगे। तो न्यायालय का क्षेत्राधिकार, यानी न्यायालय का है वो क्षेत्र अधिकार क्या है, काम है वो क्या क्या करता है, उसके ऊपर है वो बात करेंगे। तो ये न्यायालय के कार्य, यहाँ पर बात लेंगे न्यायालय के कार्य। न्यायालय के यदि कार्यों की बात की जाए तो इसके कुछ है वो कार्य, जैसे कि एक है मूल क्षेत्राधिकार, मूल क्षेत्राधिकार। मूल क्षेत्राधिकार का क्या मतलब हुआ, मूल क्षेत्राधिकार का मतलब ये हुआ कि कोई केंद्र है, जैसे भारत सरकार, राज्य सरकार, जैसे कोई राजस्थान सरकार है, उत्तर प्रदेश सरकार है, इनके बीच में कोई विवाद आता है तो उस विवाद की जो जांच है वो कहां पर होगी, एक तरह से वो सुप्रीम कोर्ट में होगी। हम काम यहां पर किसके देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के हैं वो देख रहे हैं, किसके देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के क्या काम होंगे। तो पहला काम आ गया मूल क्षेत्राधिकार, यानी मूल रूप से काम है वो यही करेगी, बाकी कोई संस्था नहीं करेगी, हाई कोर्ट नहीं कर सकता। भारत सरकार और राजस्थान सरकार के बीच में विवाद बन पाए तो मामला आप कहां पर लेके जाओगे, सुप्रीम कोर्ट में है लेके जाओगे। संघ के और राज्यों के, दो राज्यों के बीच में, उत्तर प्रदेश और राजस्थान सरकार के बीच में कोई विवाद पनपता है, आप कहोगे केंद्र और राज्यों के बीच, राज्यों के बीच में यदि किसी भी तरह का विवाद पनपता है तो मामले को सुप्रीम कोर्ट में है वो ले जाया जाएगा, और उसके ऊपर जांच करने का प्राथमिक अधिकार भी सुप्रीम कोर्ट को है, जिसको मूल क्षेत्राधिकार है वो कहा गया है, या मौलिक क्षेत्राधिकार कहा गया है। तो इसको मूल कहो या मौलिक कहो एक ही बात है। दूसरी जो हम बात करेंगे कि साहब इसमें है वो मूल अधिकारों की बात करेंगे, मूल अधिकारों की, मूल अधिकारों के उल्लंघन की जांच ऐसे है वो करेगी। वो कैसी करेगी, वही रिट है वो दायर की जा सकती, क्या की जा सकती है, रिट है वो दायर की जाएगी। और कौन सा आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट है वो जाओगे कि साहब हमारे मूल अधिकारों का हनन हुआ है, हमारे समानता का अधिकार का उल्लंघन हुआ, हमारे साथ ये भेदभाव कर रहे हैं, हमारी शिक्षा व्यवस्था अच्छी तरह से नहीं चल रही है, या हमसे वो बच्चों से बंधुआ मजदूरी करवाई जा रही, तो भी मामले को सुप्रीम कोर्ट में लिया जा सकता है। आर्टिकल 32 के तहत प्रावधान किया गया, जिसको है वो रिट क्षेत्राधिकार भी है वो इसको कहा गया। फिर हम बात करेंगे कि अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार का मामला क्या हुआ, अपीलीय क्षेत्राधिकार की बात हुई, जैसे क्लास में आप दोनों के बीच में है वो कोई वाद विवाद हुआ, दो बच्चे हैं वो झगड़ रहे हैं, और उनकी जांच है वो कौन कर रहे हैं, प्राथमिक काम तो है वो जो क्लास जिस पीरियड में आप खड़े हैं जिस समय हुआ वो अध्यापक करेगा, लेकिन उससे मामला नहीं सुलझा तो आप उसकी अपील किसको करोगे, आपके क्लास टीचर को करोगे। क्लास टीचर से भी मामला सुलझा नहीं तो आप उसकी अपील है वो कहाँ करोगे, सीधे ऑफिस में है वो हेडमास्टर को करोगे, प्रधानाचार्य को करोगे, तो आगे से आगे अपील कर रहे। तो यहाँ पर भी यही बात है कि किसी व्यक्ति को यदि लगता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उसके साथ न्याय नहीं किया तो वह कहाँ जाएगा, हाई कोर्ट जा सकता है। हाई कोर्ट में भी यदि उसके साथ न्याय नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था है, सुप्रीम कोर्ट में आप उसकी क्या कर सकते हो, हायर अपील है वो कर सकते हो। तो ये अपील है मूल
अपीलीय क्षेत्राधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट का हो जाएगा। उसके बाद में है वो इसका सलाहकारी क्षेत्राधिकार। सलाहकारी एक आर्टिकल 143 है, आर्टिकल 143, जिसमें कहा गया है कि जब भारत का जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति क्या करेगा, आर्टिकल 143 का प्रयोग करेगा और सुप्रीम कोर्ट से किसी मामले के ऊपर सलाह ले सकता है। क्या कर सकता है, सलाह है वो ले सकता है। क्या साहब, ये जो काफी प्रश्न है इसकी दरअसल लैंग्वेज ये है कि आर्टिकल 143 में कहा गया है कि राष्ट्रपति है वो सुप्रीम कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से वो सलाह लेगा। कोई मामला ऐसा आता है जो विधि का प्रश्न नहीं तो जो कानून की है वो दृष्टि में काफी महत्वपूर्ण मसला हो, तो उसके बारे में है वो सलाह मशविरा की जा सकती है। तो ये सलाह देने का काम भी है, वो भारत के राष्ट्रपति को किसी मामले के ऊपर सलाह लेनी है तो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। और वह सलाह कैसी होगी, औपचारिक होगी। भाई आपने है वो, राष्ट्रपति ने मेरे से कन्वेंस किया कि आप है वो जज साहब ये मामला है उसके ऊपर मुझे है वो सुझाव दीजिए क्या उचित है कि नहीं। एक मामला आया था बाबरी मस्जिद का, बाबरी मस्जिद का एक विध्वंस का एक मामला आया था, आपको पता ही होगा, जहां पर अभी राम मंदिर बन रहा है। तो बाबरी मस्जिद विध्वंस का एक मामला आया और उसमें राष्ट्रपति ने आर्टिकल 143 का प्रयोग किया और सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी कि ये जो बाबरी मस्जिद है क्या इसकी जगह मंदिर था या क्या मस्जिद है यहाँ पर। तो सलाह किससे मांगी, सुप्रीम कोर्ट से मांगी। सुप्रीम कोर्ट से मांगे, सुप्रीम कोर्ट ने उसको सलाह नहीं दी कि सलाह देनी, क्योंकि सलाह देनी एक तो जरूरी भी तो नहीं है और सलाह यदि मैंने दे दी तो राष्ट्रपति को माननी भी अनिवार्य नहीं। तो ये औपचारिक होती है, लेकिन उसके कुछ फायदे होते हैं। क्या फायदे उसको देखो। अब आपने मेरे से सलाह मांगी कि साहब आप हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इस पर सलाह दो। तो पहली बात तो मैं सलाह है वो मुझे इच्छा लगी तो मैं दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा, दैट्स ऑल। दूसरी बात, मैंने आपको सलाह दे भी दी तो आपको माननी भी है, वो आप मानोगे नहीं मानोगे वो भी आपको जरूरी नहीं। लेकिन उसके फायदे ये हैं कि कोई कानून है और वह बिल, कोई कानून है, सरकार उसके ऊपर कोई कानून लाना चाहते हैं तो जजों से पहली कन्वेंस की हुई तो कानून है वो एक तरह से उसमें क्या किया जाएगा कि बाद में न्यायपालिका अड़ंगा नहीं लगाए। नहीं तो क्या होगा कि कानून लाया, सरकार ने पास किया, न्यायपालिका ने कहा कि ये तो गलत है, संविधान के नियमों का उल्लंघन कर रहा है, तो एक तो उससे हो बचा जा सकता है और दूसरा कानून में किसी भी तरह से विवाद है वो नहीं पैदा हो। तो ये तरीका है सलाहकारी प्रवृत्ति के लिए। तो ये है वो बेसिक सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार हैं। आप यहाँ देख लीजिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्या हैं क्षेत्राधिकारों की वो बात की गई, अलग अलग है वो भारत के सुप्रीम कोर्ट के हैं वो क्षेत्राधिकार है वो बताए गए हैं कि साहब इसमें देखोगे कि पहला जो क्षेत्राधिकार आता है वो इसमें आता है एक तरह से मौलिक क्षेत्राधिकार। मौलिक क्षेत्राधिकार का मतलब ये हुआ कि साहब संघ और राज्यों के बीच में, विभिन्न राज्यों के बीच में यदि आपसे विवाद पनपते हैं तो ऐसी स्थिति में है वो सुप्रीम कोर्ट में जाया जा सकता है। संघ और राज्यों के बीच में यदि किसी भी तरह का विवाद पनपता है तो सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है। दूसरी जो इसमें बात की गई है वो की गई अपील की। किसकी की गई है कि अपील है वो कहीं पर भी की जा सकती है, हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट में है वो की जा सकती है। तो दीवानी या फौजदारी मामलों की, दीवानी या फौजदारी या संवैधानिक जुड़े से मामलों मुकदमों की सुनवाई है वो अपील सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। फिर तीसरी बात को हम आगे बढ़ाएंगे कि साहब सलाहकारी है वो प्रवृत्ति होती है। क्या करना है, सलाह देना है। तो जनहित के मामले में तथा कानून के मसले पर राष्ट्रपति को है वो सलाह देने का काम सुप्रीम कोर्ट है वो करेगा। अनुच्छेद 143 का हवाला देकर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। तो सलाह देनी भी अनिवार्य नहीं है और माननी भी अनिवार्य नहीं है, यानी कोई बाध्यता नहीं, केवल औपचारिक रूप से है वो होती है। फिर है वो क्या है, रिट है वो क्षेत्राधिकार, यानी व्यक्ति के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, प्रतिषेध है, अधिकार प्रछा है, ये उत्प्रेषण लेख और अधिकार प्रसा जारी करने का अधिकार किसको है, सुप्रीम कोर्ट को। ये और ये जो सुप्रीम कोर्ट है वो आर्टिकल 32 के तहत है वो जारी करेगा, यानी नागरिकों के यदि मूल अधिकारों का हनन हुआ है तो। विशेषाधिकार यानी भारतीय भूभाग की किसी अदालत द्वारा पारित या दिए गए फैसले पर स्पेशल लेख पिटीशन के तहत है वो अपील कर सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर है वो सुनवाई कर सकता है। तो ये भारत के सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार हैं, ये भारत के सुप्रीम कोर्ट के कार्य। तो ये आप सारणी है वो पूरी आप कॉपी में बना लेना और उसके आगे एक एक की बातें ये है वो लिख लेना। यही आपके है वो सवाल पूछा जाएगा। एक सवाल आपका अच्छा यहाँ से बनता है निम्नात्मक, तो कृपया सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकारों को आप अच्छी तरह से पढ़ लेना। ये केवल यही काम नहीं आता, ये आगे हम जब सिविल सेवा की तैयारी करते हैं
आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो IAS RS अफसर है वो बनेंगे, आप में से आगे बहुत से लोग हैं जो पॉलिटिकल साइंस के लेक्चरर बनेंगे, तो उनमें ये सारा टॉपिक दिया हुआ, ये चीज़ पूछी जाती है, बार बार है वो पूछी जाती है, और आप यहाँ सीख लोगे तो आपको सिविल सेवा बहुत ही आसानी होगी। तो ये एक तरीका हमारा सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार की बात हो गई। एक आर्टिकल का है वो हमारे इसमें हवाला दिया हुआ, आर्टिकल 137 की बात की गई। अनुच्छेद 137 में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुझाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनरावलोकन करने की वो शक्ति होगी। यानी उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट को क्या कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को अपने सुनाए गए निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन करना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश दिया है या कोई निर्णय दिया है और निर्णय दिया है, तो उसको आर्टिकल 137 के तहत सुप्रीम कोर्ट है वो उसकी पुनरावलोकन करेगी। पुनरावलोकन, पुनर्धन अवलोकन यानी दोबारा उसको है वो देखेगी, दोबारा है वो उसको जांच कर सकती है कि साहब हमने पहले दिया था ये हमें शायद उचित है वो नहीं लगा, तो उसकी पुनः है वो जांच कर सकते हैं आर्टिकल 137 में। तो 137 में पूछा जाएगा तो आप कहोगे कि साहब सुप्रीम कोर्ट अपने द्वारा दिए गए निर्णय की पुनः है वो अवलोकन करता है, पुनः उसकी जांच कर सकता है और उस डिसीजन को है वो दोबारा पलट भी सकता है। एक आर्टिकल 144 का हवाला दिया गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र के सभी सिविल और न्यायिक प्राधिकारी उच्चतम न्यायालय की सहायता से वो कार्य करेंगे। ये एकल न्यायिक संरचना को बताना कि भारत के राज्य क्षेत्र के, पूरे भारत में सभी राज्यों का क्षेत्राधिकार है, उनके सभी सिविल और न्यायिक प्राधिकारी जो न्यायिक अधिकारी है वो उच्चतम न्यायालय की सहायता से कार्य करेंगे, वह सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में है वो करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाहर है वो काम नहीं कर सकते। इसका मतलब कि साहब भारत की जो सुप्रीम कोर्ट है, हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है उसके निर्देशन में सभी है वो काम करेंगे, हाई कोर्ट भी उसके निर्देशन में काम करेंगे, उनके है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी है वो करेंगे, तहसील कोर्ट है वो करेंगे, ग्रामीण विलेज कोर्ट भी होते हैं तो वह भी करेंगे। तो सभी न्यायिक प्राधिकारी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में काम करेंगे, ऐसा आर्टिकल 144 है वो हमारा हवाला दे रहा है। इससे साबित हो रहा है कि हमारी न्यायपालिका की व्यवस्था कैसी है, एकीकृत है। कैसी है, एकीकृत है वो जुडिशरी की व्यवस्था की गई है। तो ये एक बेसिक मसला हमारा रहा, बात को आगे है वो बढ़ेंगे। अब एक मामला न्यायिक सक्रियता का, क्या कहना है, न्यायिक सक्रियता का मतलब ये हुआ कि न्यायपालिका सक्रिय कैसी है, एक्टिव। तो जुडिशियल एक्टिव है, एक्टिविज्म है उसको कहा गया, एक्टिव। एक सक्रिय शब्द का अर्थ क्या हुआ, एक्टिव। दरअसल होता बेसिक ये है कि कोई व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, उदाहरण से समझिए, कोई व्यक्ति है, कौन है, कोई ए व्यक्ति है, ए व्यक्ति है, एक व्यक्ति ने क्या की, ए व्यक्ति ने है वो कोई इसके ऊपर अपराध है, इसने कोई अपराध किया, तो अपराध किया तो ऐसी स्थिति में ये ए व्यक्ति का मामला कहां चला गया, कोर्ट है वो चला गया, न्यायालय में वो चला गया। ठीक, न्यायालय में चला गया तो ऐसी स्थिति में ये ए व्यक्ति मामले को कहां लेके जाएगा, न्यायालय में वो लेके जाएगा। ये है वो अपनी बात वहां कोर्ट में रखने का काम करेगा कि साहब जिसने जो अपराध किया वही व्यक्ति है वो कोर्ट जा सकता है। ठीक बात। अब दूसरा व्यक्ति है वो बात ले लेते हैं, एक व्यक्ति है बी, पुनः इसी उदाहरण को, एक बी व्यक्ति के ऊपर है वो कोई मुकदमा है। ठीक, मुकदमा दर्ज हुआ तो उसने कहा साहब मैं तो निर्दोष हूं, मेरा तो कोई है वो दोष है भी नहीं, मेरी तो कोई गलती नहीं है, लेकिन मुझे वो दंडित किया जा रहा। तो ये व्यक्ति खुद अपना मामला है वो कहां ले जाएगा, कोर्ट ले जाएगा। यही है वो बात एक ही कर रहा हूं मैं। एक व्यक्ति अपराध सिद्ध हुआ न्यायालय में, वह खुद है वो अपनी कानूनी कार्रवाई के लिए लड़ेगा। एक व्यक्ति भी उसी के ऊपर भी है तो वह स्वयं लड़ेगा। यानी जिसके जो अपराध किया है वह व्यक्ति या जिसके विरुद्ध में मामला चल रहा है वही व्यक्ति कोर्ट में जाकर है वो एक तरह से न्याय की गुहार लगाएगा। लेकिन न्यायिक सक्रियता में ऐसा नहीं। न्यायिक सक्रियता में ये सिस्टम आगे जाकर आया 1900 और 19 में, 79 में एक बड़ा है मुकदमा आया, मैं आपको बताऊंगा 1979 में एक मुकदमा आया और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि जो व्यक्ति वास्तव में जिनके ऊपर अपराध है, किसी भी तरह का मामला है, वह तो आएगा, लेकिन उसके अलावा दूसरे व्यक्ति भी हैं, वो उसके भाई बंधु समाज का या कोई भी अन्य व्यक्ति है, उसको लगता है कि ये शायद
उचित नहीं हुआ, उसके साथ है वो अनुचित हुआ, तो वह एक तरह से उनका मामला कोर्ट में है वो ला सकता है। तो जिसको है वो एक तरह से न्यायिक सक्रियता की बात है वो की गई। तो आप क्या कहोगे कि न्यायिक सक्रियता जिस व्यक्ति ने जो अपराध किया है उस व्यक्ति के अलावा उनसे संबंधित कोई भी उस मामले को जो कैसा हो, जो जनहित से संबंधित हो, कैसा हो, जनहित से संबंधित हो, जनता के हित से है या समाज के बड़े हित को प्रभावित कर रहे हैं, तो कोर्ट है वो उस मामले के ऊपर सुनवाई है वो करेगी। और ये एक न्यायिक सक्रियता का परिणाम है कि मूल कॉन्स्टिट्यूशन में तो ऐसा प्रावधान नहीं था, लेकिन आगे जाकर जुडिशरी ने है वो अपने आप का दायरा विस्तृत किया और कहा कि हम ऐसे मामलों को भी सुलझाएंगे जो व्यक्ति खुद नहीं लेकिन समाज को बड़ा प्रभावित कर रहे हैं, उन मामले में भी है वो कोर्ट के द्वारा जांच का काम है वो किया गया, उसको न्यायिक सक्रियता है वो कहा गया। तो न्यायिक सक्रियता का एक मैं नाम इसको रख लेता हूं, इसको कहूंगा जनहित याचिका। ये क्या है? जनहित याचिका है। न्यायिक सक्रियता इसको कहा जाता है जनहित याचिका। इसको है वो सामाजिक याचिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सामाजिक याचिका कहा जाता है। पब्लिक है वो एक तरह से लिटिगेशन की वो काम करती है, जनहित याचिका की वो बात। यानी मेरे कोई दोस्त है और उसके ऊपर है वो कोई मामला, उसके ऊपर कोई मामला मुकदमा चल रहा है और मैंने देखा कि साहब इसके साथ में वो जैसे उसको ऐसे समझिए मेरा एक दोस्त है और उसके ऊपर कोई मामला है, उसको पकड़ के जेल में डाल दिया गया और वह बेचारा जेल में है वो सड़ रहा है, लंबे समय तक जेल में सड़ा, कोई कार्रवाई है वो नहीं। और हमने देखा कि साहब जेल में अन्य कैदी भी हैं, वो भी लंबे समय तक है वो सड़ रहे हैं, वहाँ उनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, 20-20, 30-30 साल से ऐसे ही पड़े हैं वहाँ और लंबित पड़े, जांच हो नहीं रही है। और जबकि उनके जो दंड था वो तो 5 साल में हो जाता या 1-2 साल में हो जाता, उतना जुर्म भी नहीं था, लेकिन 20-20 साल से कोई सुनवाई हुई। तो हमने क्या किया कि हमने है वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर ली कि साहब देखो ये जो लोग हैं, ये बंदी है, ये कैदी है, इनके साथ में बुरा बर्ताव हो रहा है और ये बेचारे जेल में पड़े, इसलिए इनको है वो न्याय प्रदान करने का काम है वो किया जाए। तो ये एक न्यायिक सक्रियता या जनहित याचिका के माध्यम से किया जा सकता है। तो आप कहेंगे कि साहब न्यायिक सक्रियता किसी भी व्यक्ति जिसने है वो अपराध किया है और उसका रिलेटिव या डाक के जरिए या समाचार पत्र के जरिए भी न्यायपालिका उस मामले को संज्ञान में लेकर उसकी जांच है वो करेगी, न्यायिक सक्रियता है वो कहलाएगी। और न्यायिक सक्रियता की यदि शुरुआत की बात की जाए तो 1979 में एक केस आया था, बड़ा प्रसिद्ध मुकदमा है हुसैन आरा खातून का। हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य। हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य का एक मुकदमा आया था। दरअसल मामला इस तरह था कि बिहार जेल में कुछ कैदी थे। बात को आप समझिए, बात की गहराई क्या है उसको समझिए। दरअसल मामला यह था कि बिहार की जेल में कुछ कैदी थे और वे लंबे समय तक जेल में पड़े, उनके ऊपर कोई सुनवाई नहीं हुई। और उसमें से कुछ कैदी तो ऐसे थे कि यदि उनकी जांच हो जाती तो 1-2 साल में, 5 साल में भी है वो उनकी सजा काट लेते, लेकिन 20-20 साल तक जेल में सड़े रहे, कोई है वो उनके ऊपर सुनवाई नहीं हुई। तो बिहार के कैदियों का एक मुकदमा आया सुप्रीम कोर्ट में 1979 में, और इस समय है वो सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया और कहा कि कोई व्यक्ति जिसने अपराध किया है उसके अलावा कोई भी व्यक्ति या कोई संगठन है, एनजीओ या कोई भी प्राधिकरण लोग है, वो याचिका दायर कर सकता है, तो उसके मामले के ऊपर है वो सुनवाई होगी। तो ये न्यायपालिका की एक सक्रियता का परिणाम था कि न्यायपालिका ने आगे बढ़कर ऐसे लोगों की सुनवाई का काम है वो किया। एक और केस आया था सुनील बत्रा का। सुनील बत्रा बनाम एक दिल्ली प्रशासन का केस आया था। कब आया ये? 1980 में। 1980 में आया और इस केस में है वो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया। इन्होंने एक पत्र लिखा था एक जस्टिस श्वेत कृष्ण अय्यर। क्या नाम है? जस्टिस श्वेत कृष्ण अय्यर। जस्टिस कृष्ण अय्यर को एक पत्र लिखा और ये दिल्ली की तिहाड़ जेल का मामला है। दिल्ली की कौन सी जेल है? तिहाड़। ये तिहाड़ जेल के कैदी थे।
तो कृष्णा अय्यर को एक पत्र भेजा और कहा कि जैसा हम लंबे समय तक जेल में सड़ रहे हैं और यहाँ किसी भी तरह के हमें है वो सही तरह से भोजन खाना पीना भी नहीं मिल रहा है, हमारी है वो कोई भी एक तरह से है वो जो कानूनी जांच भी नहीं हो पा रही है, और इस मामले को देखिए। तो जस्टिस कृष्णा अय्यर के पास मामला आया और पत्र के रूप में आया, उन्होंने मामले को स्वीकार किया और उसके ऊपर जांच की। तो एक ये बात निकल कर आई कि कुछ ऐसे मामले थे जब न्यायपालिका ने खुद उनको आगे बढ़कर स्वीकार किया और निर्णय दिया कि इससे जनमत के बड़ा हित प्रभावित हो रहा है, कैदियों का बड़ा लोग बड़े वर्ग है वो प्रभावित हो रहे हैं, उनकी कोई जांच नहीं हुई, तो उसको न्यायिक सक्रियता वो दिया गया कि कोई भी व्यक्ति जिनके ऊपर अपराध है उनके अलावा भी कोई व्यक्ति यदि मामले को कोर्ट में ले जाएगा तो कोर्ट है वो उसके ऊपर जांच करेगी। तो जनहित याचिका की जो प्रारंभ 1979 की हुसैन आरा खातून और दिल्ली प्रशासन के मुकदमे में शुरुआत हुई, और जनहित याचिका की शुरुआत करने वाले जो जज थे वो पी.एन. भगवती और कृष्णा अय्यर। पी.एन. भगवती और कृष्णा अय्यर, ये कृष्णा अय्यर वो गोकुल धाम सोसाइटी वाले हैं, वो अय्यर नहीं है। ये अय्यर कौन है? ये पी.एन. भगवती साहब है उसका, और जस्टिस कृष्णा अय्यर, उन्होंने है वो न्यायिक सक्रियता का काम है वो किया कि ये एक तरह से नागरिकों को ज़्यादा हक देने की वो बात की गई कि न्यायपालिका बहुत सक्रिय रूप से काम है वो करेगी। सरकार को भी है वो आदेश देने का काम है वो न्यायपालिका ने कई बार किया कि आप है वो गलत कर रहे हैं, आप इस तरह का है वो काम कीजिए। कई बार सरकार को है वो फटकार लगाने का काम है वो जुडिशरी के द्वारा दिया गया, जो एक न्यायिक सक्रियता का परिणाम है। आपसे पूछा जाएगा तो आप ये बताना कि 1979 में हुसैन आरा खातून का मुकदमा आया और सुनील बत्रा के केस में है वो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया जिससे जनहित याचिका की शुरुआत हुई। तो ये जनहित याचिका का है वो हमारा एक बड़ा मामला है वो सामने आया। तो ये मोटा एक घटना। तो जनहित याचिका 1979 में समाचार पत्र में कैदियों, विचाराधीन कैदियों के बारे में कुछ खबर छपी और बिहार की जेल में है वो इस मामले को है वो आया था। तो बिहार की जेल में कैदियों को है वो काफ़ी लंबी अवधि से है बंदी बनाकर रखा गया था, जिन पर अपराधों के लिए उन्हें गिरफ्तार किया था। यदि उन्हें सजा भी हो जाती तो लंबी अवधि के लिए उन्हें कैद नहीं रखा जाता। इस खबर को आधार बनाकर एक वकील ने याचिका दायर की और सर्वोच्च न्यायालय में यह मुकदमा चला और पहली जनहित याचिका के रूप में यह प्रसिद्ध हुई। और इस मुकदमे को है वो हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य केस के नाम से वो जाना गया। तो जनहित याचिका का प्रारंभ पहली बार 1979 में हुसैन आरा खातून मुकदमे से हुआ। 1979 में तिहाड़ जेल का एक केस आया। 1980 में तिहाड़ जेल के एक बंदी ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कृष्णा अय्यर को एक है वो पत्र भेजा और इसमें कैदियों को दी जाने वाली शारीरिक यातनाओं का वर्णन है वो किया गया था। न्यायाधीश ने उसे एक याचिका मान लिया और यद्यपि बाद में न्याय पत्रों को है वो याचिका के रूप में है वो स्वीकार करने की प्रथा समाप्त कर दी गई। लेकिन यह मुकदमा सुनील बत्रा का है बनाम दिल्ली प्रशासन 1980 के नाम से वो केस प्रसिद्ध हुआ और शुरुआती जनहित याचिका के रूप में है वो ये जाकर के वो प्रसिद्ध हुए। तो ये एक शुरुआती रूप से वो मामला हमारे सामने निकल कर आया कि एक तो है वो 1979 में हुसैन आरा खातून का आया और दूसरा आया 1918 में है वो जाकर के सुनील बत्रा के केस में जाकर है वो जनहित याचिका है वो प्रारंभ हुई। जनहित याचिका है वो प्रारंभ की। किसी भी को माध्यम बनाकर जनहित याचिका कर सकते हैं। आप भी है वो कोई मामला है तो उसको जनहित याचिका के तहत हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में है वो ले जा सकते हैं और न्यायपालिका उसकी जांच है वो करने हेतु उत्तरदायी होती है। ये बात जरूर याद रखेगी जाएगी कि साहब गरीबों की समस्याएं ऐसे लोगों की समस्या से गुणात्मक रूप से है वो देखा जाए तो है वो काफ़ी अलग है और अब अदालत का ध्यान रहा है। गरीबों के प्रति इंसाफ का अलग नज़रिया अपनाने की जरूरत है और यदि हम गरीबों के मामले में आंख मूंद कर इंसाफ की कोई प्रतिकूल प्रक्रिया अपनाते हैं तो वे कभी भी अपने मूल अधिकारों का इस्तेमाल वो नहीं करेंगे। न्यायमूर्ति पी.एन. जो भगवती हुए थे उन्होंने बंधुआ जो मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ का एक मुकदमा आया था 1979 में, उस समय है वो बात की थी। हम देखा जाए तो गरीबों की समस्या अमीरों की समस्या से काफ़ी है वो भिन्न है, लेकिन यदि हम आंख मूंद कर उनके लिए कोई इंसाफ है वो नहीं करेंगे तो शायद है वो सबसे बड़ी हमारी कमज़ोर है वो स्थिति होगी और मूल अधिकारों का वे नागरिक इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये पी.एन. भगवती हुए थे जिनके द्वारा है वो जनहित याचिका प्रारंभ की गई थी। न्यायिक सक्रियता का काम है वो अदालत के द्वारा किया गया था कि कोई भी मामला है आप डाक तार समाचार पत्र टेलीविज़न के ऊपर भी आया और जजों को लगा कि शायद ये गलत है, समाज को प्रभावित कर सकता है, तो उस मामले को लाओ और आप है वो जांच करो। न्यायिक सक्रियता का काम है वो जुडिशरी के द्वारा किया गया और पी.एन. भगवती के द्वारा ये काम विशेष तौर से वो किया गया था।
आप एक न्यायाधीश है, उसमें कहा गया कि नागरिकों का एक समूह जनहित याचिका के माध्यम में से न्यायालय जाकर प्रार्थना करता है कि वो शहर के नगर पालिका के जो अधिकारियों को है वो झुग्गी झोंपड़ियों को हटाने और शहर को सुंदर बनाने का काम करने का आदेश दी, ताकि शहर में क्या होगा, पूंजी निवेश वालों को आकर्षित किया जा सके। और उनका तर्क है कि ऐसा करना जनहित में है। झुग्गी झोंपड़ी में रहने वालों का पक्ष है कि ऐसा करने पर उनके जीवन के अधिकार का हनन होगा और उनका तर्क है कि जनहित याचिका के लिए साफ सुथरे शहर के अधिकार से ज़्यादा जीवन का अधिकार महत्वपूर्ण है। कल्पना करें कि आप एक न्यायाधीश हैं, आप एक निर्णय लेकर तय करें कि जनहित याचिका में है वो जनहित का मुद्दा है कि नहीं, तो उसमें एक तय करना है कि भाई एक ये न्यायाधीश है ना, आपको इस तरह का मामला है कि झुग्गी झोपड़ियों को हटा करें, वो पूंजी निवेश को बढ़ावा दो, उसके लिए शहर को है वो आप सुंदर बनाने का काम करें। तो हमें है वो बात ये महसूस करनी है कि साहब यहाँ लोगों का हित प्रभावित हो रहा है, लोग हैं वो बेदखल हो रहे, वे रहेंगे कहाँ। तो ये जनहित याचिका के रूप में कोर्ट में हमें मामले को किस तरह से लेंगे और जनता की पैरवी करेंगे। तो आप न्यायाधीश के रूप में वो उन लोगों की जो गरीब है उनको इंसाफ देने का काम करोगे कि एक काम करो, शहर को आप भले सुंदर बनाओ, पूंजी निवेश भी आएगा, सब कुछ आएगा, लेकिन झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले लोग हैं उनको किसी दूसरी जगह के ऊपर बसाने का वैकल्पिक उपाय तो कीजिए, वहां पर आप बसाइए तो सही, तब जाकर के वो इसका निराकरण है वो किया जाएगा। तो ये एक बड़ा मामला है वो इसमें आया। अब हम बात करते हैं न्यायपालिका और अधिकार की, यानी किस तरह से जो न्यायपालिका है वो नागरिकों के अधिकारों हेतु काम करती है। नागरिकों के अधिकार कौन से? मूल अधिकार, नागरिकों के मूल अधिकारों हेतु है वो काम करती है। हम देखेंगे कि न्यायपालिका इसमें वो दो तरह से काम करती है। एक तो है वो आर्टिकल हमारा दिया हुआ है जो रिट का अधिकार है, रिट अधिकार क्षेत्र, अनुच्छेद 32 कौन है? सुप्रीम कोर्ट। और अनुच्छेद एक और है 226 कौन है? हाई कोर्ट। यदि नागरिकों के मूल अधिकार प्रभावित होते हैं, नागरिकों के मूलाधिकारों का हनन होने पर रिट है वो जारी की जा सकती है और उसमें आर्टिकल 32 के तहत है वो सुप्रीम कोर्ट करेगा और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट करेगा। जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण है, बंदी प्रत्यक्षीकरण है, अधिकार प्रथा है, उत्प्रेषण है, परमादेश है, प्रतिषेध है, उस तरह की किसी व्यक्ति को बंदी बनाए तो कैसे बनाएगा, वो भी एक नागरिकों के मूल अधिकार के संबंध में न्यायपालिका के पास में पावर। दूसरा एक मामला दिया गया, आर्टिकल है वो 13 की है वो हवाला दिया गया, इसमें कहा गया है कि न्यायिक पुनरावलोकन की हो बात की गई, न्यायिक पुनरावलोकन का पुनर्धन अवलोकन दो शब्द से बना है, यानी दोबारा आप मामले को देख सकते हैं। कई बार न्यायपालिका इस तरह का है वो निर्णय देती है और उसके बाद में वापस है वो अपना आदेश को पलट सकती है। तो न्याय पुनरावलोकन की शक्ति है वो जुडिशरी को दी गई है, जो न्यायिक एक्टिविज्म, न्यायिक जो जुडिशियल रिव्यू करती है, इसको जुडिशियल है वो रिव्यू कहा जाता है। जुडिशियल रिव्यू का जो पावर है वो एक तरह से इसको दिया गया कि नागरिकों के अधिकार हेतु है वो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 13 का हवाला देकर कोई मामले की पुनर्जांच है वो कर सकता है। तो आप कहोगे कि साहब सुप्रीम कोर्ट जो न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, न्यायपालिका नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा हेतु है वो अधिकृत है और उसके लिए रिट जारी कर सकती है। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत हाई कोर्ट, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, हम आदेश देते हैं, अधिकार प्रथा है, प्रतिषेध है, उत्प्रेषण है, ये है वो आर्टिकल 32 के तहत है वो जारी की जाती है। और 226 के तहत एक तत्काल जो जमानत और 5 ये टोटल 6 है वो जारी की जाती है। तो नागरिकों के मूल अधिकारों के लिए है वो काम कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। एक बात आई न्यायपालिका और संसद, यानी कुछ ऐसे मामले आए जब न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट और संसद, न्यायपालिका यहाँ बात में सुप्रीम कोर्ट की ले लेता हूँ और यहाँ है वो कौन वर्सेज संसद है,
इन दोनों के बीच में है वो बड़ी लड़ाइयां हुई। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि न्यायपालिका एक मामले को है वो सुलझा रही है। वह कौन सा सुलझाया मामला? न्यायिक सक्रियता है। और न्यायपालिका बार बार सरकार के काम में भी है वो एक तरह से हस्तक्षेप कर रही है। तो ऐसी स्थिति में संसद और न्यायपालिका के बीच में है वो काफी गहरे समय तक विवाद की स्थिति पनपी। एक बात महसूस की गई, जब सरकार है वो शक्तिशाली है तो न्यायपालिका कमजोरी, और जब सरकार कमजोर है तो न्यायपालिका है वो सर्वोच्च। ऐसा ही बहुत सी बार मामला हुआ कि सरकार है वो क्या करना चाहती थी कि संपत्ति के अधिकार में कटौती करना चाहती थी, भूमि सुधार है वो अधिकारों को लागू करना चाहती थी। और कई बार न्यायपालिका ने न्यायिक सक्रियता के नाम पर संसद के काम में हस्तक्षेप किया, क्योंकि हमने देखा था कि सरकार के जो 3 अंग है उन तीनों अंगों के अलग अलग काम दिए हुए हैं और कोई एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन न्यायिक सक्रियता के नाम पर है वो जुडिशरी ने बार बार हस्तक्षेप किया, सरकार के संसद के मामलों में है वो किया। इस मामलों में दोनों के बीच काफी है वो टकराव हुआ और ऐसा ही एक मामला है वो संपत्ति के अधिकार का आया, संपत्ति के मूल अधिकार का। आप देखोगे कि हमारे जो संविधान में है वह मूल रूप से नागरिकों को कितने अधिकार दिए गए? मैंने बताया था आपको दूसरे चैप्टर में, नागरिकों को 7 मूल अधिकार दिए थे। कितने दिए थे? 7 मूल अधिकार। और उसमें अब कितने रहे? अब उसमें है वो 6 रहे, एक हटा दिया गया। कौन सा था? वो संपत्ति का था, संपत्ति का मूल अधिकार था। अब मामला ये आया कि सरकार है वो क्या करना चाहती है, संसद, और मैंने बताया संसद में लोकसभा, और लोकसभा में किसका बहुमत है? सरकार का। सरकार है वो डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व लागू करना चाहती। किनको लागू करना चाहती थी? डीपीएसपी। मैंने बताया था आपको डीपीएसपी में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू है वो करना चाहती थी, और उसके लिए सरकार ने भूमि सुधार कार्यक्रम जैसे है वो लागू किए और कहा कि हम संपत्ति के अधिकार को सीमित करना चाहते हैं। तो मामला है वो कोर्ट में गया, संपत्ति के अधिकार। 1967 में एक केस आया, गोलकनाथ का केस आया। और गोलकनाथ का केस आया क्योंकि संपत्ति का मूल अधिकार है और मूल अधिकार को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा? संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? संविधान में संशोधन, संविधान संशोधन। और संविधान में संशोधन करना है तो कैसे करोगे? आर्टिकल 368 है, और 368 के तहत कौन कर सकती है? संसद कर सकती है। यही बात पकड़ में आप रखना कि एक बात है कि संपत्ति का जो मूल अधिकार उसको हटाना कौन चाहती है? सरकार चाहती है। क्यों? क्योंकि डीपीएसपी भूमि सुधार कार्यक्रम लागू करना चाहती है, यानी भूमि है वो बड़े राजा महाराजा रजवाड़े उनके पास ज्यादा जमीन थी, कुछ लोग गरीब थे, उनको जमीन सरकार देना चाहती उनसे लेकर के। तो ऐसी स्थिति में उनका मामला कोर्ट में गया और ऐसा मामला गोलकनाथ का गया। गोलकनाथ का मुकदमा गया और गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया और कहा कि जो संसद है वो संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल अधिकारों में है वो संसद कटौती नहीं कर सकती। मूल अधिकारों में कटौती नहीं कर सकती। कौन? संसद। ये बात है, ये गोलकनाथ ने कहा कि 368 के तहत आप संविधान में संशोधन करो। संशोधन का मतलब संविधान में कुछ भाग हटा सकते हो, कुछ भाग जोड़ सकते हो, किसको समाप्त कर सकते हो। तो सरकार क्या चाहती है? संपत्ति के मूल अधिकार को हटाना चाहती है। ठीक है, आर्टिकल 368 का हवाला दिया संसद ने कि हम 368 के तहत किसी भी भाग में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन कोर्ट ने कहा कि नहीं, किसी भी का मतलब आप मूल अधिकारों में कटौती नहीं कर सकते। मूल अधिकार रहे वो राज्य के विरुद्ध में नागरिकों को दिया गया और आप नहीं कर सकते। तो इसमें कहा कि आप मूल अधिकारों में कटौती नहीं कर सकते। वापस आगे एक जाकर बड़ा केस आया 1973 में, केशवानंद भारती मुकदमा आया। केशवानंद भारती मुकदमा, इसको मैं आगे ले लेता हूं। तो सुप्रीम कोर्ट वर्सेज संसद, 1967 गोलकनाथ। क्या कहा कि आप संविधान में संशोधन करो लेकिन मूलाधिकारों में है वो कटौती नहीं कर सकते। मूलाधिकारों में कटौती
नहीं कर सकती। अब मामला आगे और बड़ा जटिल पकड़ेगा। 1973 में केशवानंद भारती केस आया। क्या नाम है? केशवानंद भारती। केरल के बड़े मठाधीश हुए थे, बड़ी है वो जमीन थी इनके पास ज्यादा। केशवानंद भारती केस, उसमें है वो देश की सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ बैठी और उस पीठ में है वो डिसीजन दिया और कहा कि संसद अनुच्छेद कौन सा है? 368 के तहत किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान का मूल ढांचा, बड़ी बात यहां निकल कर आई, मूल ढांचा प्रभावित नहीं कर सकती। यानी यहां तो कहा मूल अधिकारों में कटौती कर सकती हो, इन्होंने कहा कि मूल अधिकारों में कटौती कर सकते हैं, लेकिन ये जो मूल ढांचा है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसको आप किसी भी तरह से वो प्रभावित नहीं कर सकते, मूल ढांचे में बदलाव है वो नहीं कर सकते। और इसी के बाद में आगे जाकर है वो 1978 में 44वां संविधान संशोधन लाया, 44वां संविधान संशोधन, और संपत्ति के अधिकार को क्या किया? हटाया गया। संपत्ति के अधिकार को हटाया गया, मूल कॉन्स्टिट्यूशन से वो हटा दिया गया। अब वो संपत्ति का अधिकार नहीं है। कौन सा है? जो 1978 में हटा दिया। अब 6 ही बचे हैं, पहले ये था 7, ये एक बड़ा मसला हुआ। तो हम कहेंगे कि संसद और न्यायपालिका के बीच में कई बार है वो टकराव की स्थिति रही, और विशेषकर मूल अधिकारों के मामले को लेकर है वो बड़ी टकराव की स्थिति देखी। और कई अन्य मामलों में भी जो वास्तव में काम है वो सरकार को करना चाहिए था, लेकिन एक तरह से न्यायपालिका ने उनको आदेश देने का काम है वो किया गया। जैसे है वो पेट्रोल पंप आवंटन मामला, एक हवाला मामला, नरसिम्हा राव केस मामला, ये काम वास्तविक रूप में सरकार को करने चाहिए थे, लेकिन न्यायपालिका ने हस्तक्षेप का काम किया। जिससे दोनों के मध्य टकराव देखने को मिला। तो ये है वो मामला सरकार और न्यायपालिका के बीच में है वो विवाद की काफ़ी स्थिति है वो ठनी। नरसिम्हा राव है वो भारत के प्रधानमंत्री हुए नरसिम्हा राव जी, और नरसिम्हा राव जी के ऊपर है वो एक मामला आया था हर्षद मेहता का। एक हर्षद मेहता का आपने है वो एक वेब सीरीज चल रही है हर्षद मेहता। हर्षद मेहता का एक केस है। हर्षद मेहता ऐसा था कि ये शेयर मार्केट का बुल था। ये शेयर मार्केट, कोई शेर है उसके ऊपर हर्षद मेहता ने हाथ रखा तो वो अर्श से परस तक पहुंच जाता था। और हर्षद मेहता ने एक आरोप लगाया था कि हमने है वो इस तरह से जो काम, एक बड़ा घपला सामने आया था शेयर मार्केट का, उसमें कहा कि मैंने नरसिम्हा राव जी को है वो पैसे दिए थे। फिर वो बड़ा विवाद हुआ और उसमें न्यायपालिका ने है वो जांच की। तो ये मामले थे जिसमें न्यायपालिका ने हस्तक्षेप है वो किया। कई बार न्यायपालिका ने वो सीबीआई को सीधे आदेश भी दिए, सीबीआई को
आदेश देने का काम, जबकि सीबीआई को आदेश देने का काम सरकार का है, ठीक है, लेकिन न्यायपालिका ने वो किया। तो ये एक तरह से न्यायपालिका और सरकार के बीच में काफी विवाद की स्थिति है वो पनपने का काम हुआ। जहां न्यायिक स्वतंत्रता को बनाए रखने की जरूरत पर कोई दो राय नहीं हो सकती, वही हमारे लिए महत्वपूर्ण सिद्धांत को भी याद रखना चाहिए कि स्वतंत्रता के सिद्धांत को उच्च स्तर तक है वो नहीं ले जाया जा सकता जहां आस्था का स्थान ले। आस्था न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के अपने हाथ में काम लेने वाली अतिवादी संस्था की तरह काम करने लगी, और न्यायपालिका काम है वो क्या है, संविधान की व्याख्या करना, अधिकारों के बारे में विवादों का हल करना। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने बात की थी कि जो हमें एक काम करना है, तीनों के अलग अलग काम है, न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका। और न्यायपालिका का काम है संविधान की व्याख्या करना, अधिकारों का है वो हल करना, कोई विवाद के मसले आते हैं तो उनकी है वो जांच करेगा। ये स्वतंत्र रूप से सभी संस्थाएं अपना अपना काम करें, तो पर्टिकुलर उनके कार्य का विभाजन है वो किया गया। इस अध्याय में आपने अपने लोकतांत्रिक संरचना में न्यायपालिका की भूमिका का है वो क्या किया, अध्ययन है वो किया है। न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के बीच समय समय पर उठने वाले जो विवादों के बावजूद न्यायपालिका की साख है वो बड़ी है, यानी उसका महत्व है वो रहा है। न्यायपालिका से कुछ अपेक्षाएं भी हैं और आम आदमी को आश्चर्य होता है कि किस आसानी से अनेक दोषी लोग न्यायपालिका से बेदाग बरी हो जाते हैं, और कैसे धनी और दबंग लोग हैं के असर और गवाह अपने बयान से मुकर जाते हैं। ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनके बारे में स्वयं न्यायपालिका को है वो चिंतित है। इस अध्याय में आपने देखा कि भारत में है वो न्यायपालिका बहुत ही शक्तिशाली संस्था है, और इस शक्ति ने बड़े आश्चर्य और बहुत से आशाओं को भी जन्म दिया है। भारतीय जो न्यायपालिका है वो अपनी स्वतंत्रता के लिए जानी जाती है। अनेक निर्णयों के माध्यम से न्यायपालिका ने संविधान की व्याख्या है वो करने का काम किया, नागरिकों के अधिकार की वो रक्षा का काम है वो किया। जैसे हमने इस अध्याय में देखा कि लोकतंत्र में वास्तव में विधायिका और न्यायपालिका के बीच अत्यंत संवेदनशील संतुलन पर आधारित हैं, और दोनों को संविधान की सीमाओं के अंदर है वो क्या होता है, कार्य करना पड़ता है। तो ये बेसिक है वो जुडिशरी की एक व्यवस्था को बताया गया किस तरह से न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से अपने काम करने हेतु उत्तरदायी है। कॉन्स्टिट्यूशन में सभी के लिए अलग अलग पावर है वो दिए गए। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका अपने नियत दायरे में काम करेंगे, और भारत की जो न्यायपालिका उसने भी स्वतंत्र रूप से वो काम किया। उसके हमें देखा जाता है कि नागरिकों के अधिकारों के प्रति न्यायपालिका ने बहुत ही सक्रियता से है वो एक तरीके से काम किया कि नागरिक अधिकारों का किसी भी तरीके से उल्लंघन है वो नहीं हो। एक आप विधिक सेवा दिवस की बात है वो की गई, किस तरह से है वो विधिक सेवा दिवस है वो 9 नवंबर 2018 से इसका प्रारंभ किया गया। विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है। एक एक्ट भी है वो लाया गया था नालसा करके, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा का गठन किया गया है कि जो गरीब हैं, जो बच्चे हैं, महिलाएं हैं, वे अपना मुकदमा है वो कोर्ट में नहीं कर सकते, क्योंकि कोर्ट में मुकदमा करना तो लंबी है वो प्रक्रिया होती है। तो ऐसी स्थिति में उनके लिए सरकार है वो उनको वकील मुहैया करवाएगी ताकि सभी तक न्याय की है वो सुलभ पहुंच हो सके। उसके लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा है वो प्राधिकरण का गठन किया गया है, और उसके लिए दिवस भी है वो मनाया जाता है। तो विधिक सेवा प्राधिकरण के लिए आपके कानूनी अधिकारों को संरक्षण है वो मिलेगा। इसका उद्देश्य है कि निःशुल्क कानूनी सहायता, कानूनी साक्षरता, लोक अदालत आयोग, विवादों का निपटारा और आपराधिक पीड़ित व्यक्तियों को मुआवजा देना। कौन कौन व्यक्ति हैं जो निःशुल्क रूप से विधिक सेवा प्राधिकरण का फायदा ले सकते हैं? महिलाएं, बच्चे, अनुसूचित जाति, कामगार, प्राकृतिक आपदा, सूखा, विकलांग, हिरासत में लिए गए व्यक्ति है वो ले सकता है, और उनको राष्ट्रीय सेवा प्राधिकरण राज्य और जिला स्तर पर ये सेवा मिलेगी। तो ये राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन है वो किया गया है नालसा। तो ये नागरिकों को एक तरह से न्याय दिलवाने हेतु प्रतिबद्ध है वो संस्था के रूप में काम नालसा है वो करेगी। प्यारे बच्चों, हमने न्यायपालिका की वो बात की। सरकार के है वो तीसरा अंग है वो न्यायपालिका हमारा हुआ। किस तरह से न्यायपालिका स्वतंत्र काम करती है, उसमें नियुक्तियां, जजों का कार्यकाल है, हटाने की प्रक्रियाएं, अलग अलग क्षेत्राधिकारों के ऊपर हमने बात की, न्यायपालिका की संरचना के ऊपर बात की, न्याय की सक्रियता की बात की, किस तरह से वो मूल अधिकार और जो मूल अधिकारों को लेकर न्यायपालिका ने वो काम किया। उसमें आर्टिकल 32, 226 का, आर्टिकल 13 का हवाला दिया, और कई बार सक्रियता इस हद तक बढ़ी कि न्यायपालिका ने सरकार के काम में भी हस्तक्षेप किया, और उसमें अलग अलग मामले हमने देखे। पेट्रोल पंप मामला आवंटन का, या हवाला मामले, या नरसिम्हा राव जी का मुकदमा था, उस मामले में भी है वो संसद और दोनों के बीच में ठनी, और उसमें मूल ढांचे का एक कॉन्सेप्ट भी आया। जो मूल ढांचा आगे हम उसके ऊपर विस्तृत रूप से वो बात करेंगे। तो ये बेसिक हमारा न्यायपालिका का चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हुआ। मुझे उम्मीद अपेक्षा आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया हो गया। यदि नहीं आया तो आप अवश्य कमेंट करें, मैं आपको उसके ऊपर भी है वो रिप्लाई करूंगा। ये हमारी जो मोटी क्लास है इसमें हो गई। आप है वो लाइक करना नहीं भूले, शेयर आपको करना है, और क्लासें आपको प्लेलिस्ट में है वो मिल जाएगी। एक प्लेलिस्ट में
ताकि आप वहाँ से देखिए, साथ में आप नोट भी है वो करते रहिए। आपको इससे बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा प्यारे बच्चों। ये आपकी क्लास जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, आगे कंपटीशन में जाओगे एक एक चीज़ आपको यहीं से पढ़ने मिलेगी। यदि आपने यहाँ पढ़ ली तो आपका बेसिक के साथ में आप एडवांस से कर पाओगे। ऐसी है वो मेरा इसका लक्ष्य रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।